आज का हमारा विषय एक बहुत ही सामान्य सा लगने वाला शब्द है अपव्यय। हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है फिजूल खर्ची, मतलब पैसे की बर्बादी। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा अपव्यय पैसे का हो ही नहीं? यही सवाल आज के हमारे स्रोत का केंद्र है। हमारे पास नीरज कुमार मिश्रा का एक लेख है, अपव्यय का अनर्थ। और ये लेख इस शब्द को पैसे से कहीं कहीं आगे ले जाता है। ये बात करता है समय, ऊर्जा की, हमारी भावनाओं की, हमारे चरित्र की और यहाँ तक कि देश के भविष्य के अपव्यय की। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद इसी अनर्थ की गहराइयों में उतरना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा शब्द अपव्यय कैसे एक व्यक्ति की आदतों से लेकर समाज की सोच और देश की शिक्षा नीति तक को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लेखक अपव्यय को सिर्फ एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक तरह का जहर क्यों मानते हैं। हाँ, लेख की शुरुआत ही इस दमदार विचार से होती है कि अपव्यय सिर्फ इंसान के विकास को रोकता नहीं है, बल्कि उसे अंदर से भ्रष्ट कर देता है। ये किसी भी समाज के लिए खतरनाक है। मतलब ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने से कहीं ज्यादा गंभीर बात है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार अपव्यय का असर व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक तीनों पहलुओं पर पड़ता है। जैसे शारीरिक श्रम शक्ति को व्यर्थ में गंवाना। मान लीजिए कोई पूरी तरह स्वस्थ है लेकिन दिन भर कुछ नहीं करता। लेखक की नज़र में ये भी अपव्यय है। या फिर समय को फालतू की बहसों या इधर-उधर भटकने में बर्बाद करना। ये सब एक तरह से हमारे जीवन की पूंजी को कम करता है। और यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब लेखक इसे हमारे चरित्र से जोड़ते हैं। उन्होंने झूठ, छल, चोरी, जुआ जैसी आदतों को चरित्र का अपव्यय कहा है। ये सोचना ही अपने आप में एक अलग नजरिया है। हम इन्हें बुरी आदतें कहते हैं और लेखक इन्हें संसाधनों की बर्बादी कह रहे हैं। और उन्होंने इसे और भी गहराई दी है। लेख में क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को चतुर्गुणी फौज कहा गया है। चतुर्गुणी फौज? हाँ, एक ऐसी सेना जो किसी भी इंसान पर हमला करके उसकी मानसिक शांति को नष्ट कर देती है। चतुर्गुणी फौज, ये तो सुनने में किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है। मतलब जिसे हम आज की भाषा में नेगेटिव माइंडसेट या टॉक्सिक ट्रेट्स कहते हैं, लेखक उसे एक दुश्मन सेना की तरह देख रहे हैं जो हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी मानसिक ऊर्जा पर हमला कर रही है। एकदम सही पकड़ा आपने। वो इसे केवल व्यक्तिगत अवगुण नहीं मान रहे, वो इसे एक संसाधन की बर्बादी के रूप में देख रहे हैं। लेख में चिड़चिड़ापन, छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है दूसरों में लगातार कमियां या दोष ढूंढने की आदत, जिसे आजकल हम हेटर मेंटालिटी भी कह सकते हैं। हर चीज में नुक्स निकालना। तो चिड़चिड़ापन, छिद्रान्वेषण, अहंकार और परनिंदा यानी दूसरों की बुराई करना, इन सब को भी लेखक ने इसी श्रेणी में रखा है। ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा का अपव्यय है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब हर बार जब कोई ऑनलाइन बहस में बेवजह उलझता है या दूसरों की सफलता से जलता है, तो वो असल में अपनी ही मानसिक शांति और फोकस का अपव्यय कर रहा है। जैसे फोन की बैटरी होती है ना? ये आदतें उन ऐप्स की तरह हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और हमारी बैटरी खत्म करती रहती हैं। बहुत अच्छी उपमा है। और लेख के अनुसार इन अवगुणों से बचने का एकमात्र तरीका है आत्म अनुशासन। व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण रखना और अपनी भावनाओं और कामों को एक सकारात्मक, रचनात्मक दिशा में लगाना। ये सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, पर क्या ये इतना आसान है? आज की दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, सोशल मीडिया है, वहां खुद पर नियंत्रण रखना तो और भी मुश्किल हो गया है। क्या लेखक इस आत्मानुशासन को पाने का कोई तरीका बताते हैं? लेखक कोई सीधा फॉर्मूला तो नहीं देते, लेकिन उनका इशारा इस तरफ है कि इसका समाधान उद्देश्य में छिपा है। जब आपके जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य होता है, तो छोटी-छोटी चीजों में ऊर्जा बर्बाद करना अपने आप कम हो जाता है। आपका ध्यान बड़ी तस्वीर पर होता है। अच्छा, तो ये इस बात पर आता है कि हम अपनी कमाई और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसी से जुड़ी एक बात लेख में कही गई है जिसने मुझे वाकई सोचने पे मजबूर कर दिया। आप शायद उस हिस्से की बात कर रहे हैं जहां उपलब्धि की परिभाषा दी गई है। हाँ। उसमें लिखा है, हम कितना श्रम करने से और कितना अर्जन करते हैं ये कोई मायने नहीं रखता। दरअसल हमारे समाज को क्या दिया, परिवार के लिए क्या किया, देश, संस्कृति, मानवता के नाम कितना किया, यही उपलब्धि कहलाती है। हाँ, यही
ये परिभाषा तो पूरी सोच ही बदल देती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई अरबपति भी लेखक की नज़र में अपव्ययी हो सकता है अगर वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा। और एक सामान्य आय वाला व्यक्ति जो अपने संसाधनों का कुछ हिस्सा समाज के काम में लगाता है, वो ज्यादा उपलब्धिपूर्ण माना जाएगा। बिल्कुल। लेखक के अनुसार अगर कोई अपनी अर्जित की हुई चीजों को, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो या समय हो, सिर्फ अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और सुख सुविधाओं पर खर्च करता है, तो वो भी एक तरह का अपव्यय ही है। ये एक स्व केंद्रित जीवन है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या अपनी खुशी और आराम के लिए खर्च करना गलत है? क्या लेखक ये कह रहे हैं कि हमें सन्यासी बन जाना चाहिए? इसमें संतुलन कहाँ है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। लेखक संन्यास की बात नहीं कर रहे, उनका तर्क संतुलन पर ही आधारित है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी जरूरतें पूरी ना करें, बल्कि ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी ही जरूरतें पूरी करना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। जब जीवन सिर्फ मैं और मेरा पर केंद्रित हो जाता है, तो स्रोत के अनुसार ये मानसिक अशांति, द्वंद्व और असंतुलन पैदा करता है। अच्छा, तो ये एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ गया। मतलब जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो हम एक बुलबुले में कैद हो जाते हैं और छोटी छोटी परेशानियां भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन जब हम खुद से बड़े किसी मकसद से जुड़ते हैं तो हमें एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। आपने एकदम सही समझा। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग एक बड़े उद्देश्य के लिए नहीं करता, तो न केवल वो खुद परेशान रहता है, बल्कि उसका परिवार और समाज भी प्रभावित होता है। एक असंतुलित व्यक्ति समाज में भी असंतुलन ही पैदा करता है। मान लीजिए एक बहुत प्रतिभाशाली कलाकार है, लेकिन वो अपनी कला का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने और शोहरत के लिए करता है। वो शायद सफल हो जाए, लेकिन लेखक के अनुसार अगर वो अपनी कला से समाज को कोई प्रेरणा या संदेश नहीं दे रहा, तो वो अपनी प्रतिभा का अपव्यय कर रहा है। और जब समाज में बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे तो इसका असर देश के भविष्य पर भी पड़ता होगा। मुझे लगता है लेख का अगला हिस्सा इसी से जुड़ता है, जहां अपव्यय को शिक्षा से जोड़ा गया है। ये कनेक्शन मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था। आमतौर पर हम इन दोनों चीजों को एक साथ रखकर नहीं सोचते। और यही इस लेख का सबसे ठोस और दिलचस्प उदाहरण है। लेखक व्यक्तिगत चरित्र की अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट बातों से निकलकर राष्ट्रीय नीति के एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। लेख में 23 नवंबर 1948 की अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की एक बैठक का जिक्र है। 1948 यानी आजादी के ठीक बाद। उस समय तो देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी। बिल्कुल। और उसी माहौल में ये सिफारिश की गई थी कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इस लक्ष्य को अगले 10 वर्षों के भीतर यानी 1958 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। वाकई ये एक बहुत प्रगतिशील कदम था। लेकिन अपव्यय की बात यहाँ कैसे आई? शिक्षा तो अपव्यय का उल्टा है, ये तो एक निवेश है। यहीं पर लेखक अपव्यय शब्द का एक बहुत ही विशिष्ट और तकनीकी अर्थ बताते हैं। शिक्षा नीति के संदर्भ में अपव्यय यानी वेस्टेज का मतलब था जब कोई बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही स्कूल छोड़ देता है। ओह अच्छा, मतलब ड्रॉप आउट रेट। हाँ, आज हम उसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। जरा सोचिए, उस बच्चे पर सरकार ने, शिक्षकों ने और समाज ने जो समय, पैसा और मेहनत खर्च की, वो सब एक तरह से व्यर्थ हो गया। वह बच्चा कुछ साल स्कूल तो गया, लेकिन क्योंकि उसने कोर्स पूरा नहीं किया तो वो ठीक से साक्षर भी नहीं हो पाया। शिक्षा का पूरा लाभ उसे नहीं मिला। इसी को राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय कहा गया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हम एक बच्चे को शिक्षित करने के लिए संसाधन लगा रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है, एक शिक्षक की ऊर्जा लग रही है, लेकिन अगर वो प्रक्रिया बीच में ही छोड़ देता है तो वो सारा निवेश बेकार चला जाता है। ये तो एक लीकेज की तरह है, एक बाल्टी में छेद की तरह जिसमें हम पानी भरते जा रहे हैं और वो निकलता जा रहा है। एकदम सही। और लेख में एक और शब्द का जिक्र है, अवरोधन यानी स्टैग्नेशन। इसका मतलब है किसी बच्चे का एक ही कक्षा में 1 साल से ज्यादा रुकना यानी फेल हो जाना। ये भी संसाधनों की बर्बादी है, क्योंकि उस बच्चे को उसी स्तर की शिक्षा देने के लिए 2 गुना समय और संसाधन खर्च हो रहे हैं। तो अपव्यय और अवरोधन ये दोनों उस समय की शिक्षा प्रणाली की 2 बड़ी चुनौतियां थीं। एक बच्चा स्कूल छोड़ रहा है, दूसरा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोनों ही सूरतों में देश का नुकसान हो रहा है। हाँ, और स्रोत का तर्क बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं कि जब तक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की इन समस्याओं को जड़ से हल नहीं किया जाता,
तब तक सबको शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। ये सिर्फ नए स्कूल बनाने या बच्चों का नाम लिखवाने का मामला नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने का मामला है कि जो बच्चा सिस्टम में आया है वो अपनी प्राथमिक शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करके ही निकले। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे अपव्यय का विचार व्यक्तिगत आदतों से निकलकर राष्ट्रीय नीति के स्तर तक पहुंच सकता है। क्या आज भी शिक्षा के क्षेत्र में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है? क्या वेस्टेज और स्टैग्नेशन आज भी एक समस्या है? हाँ, ये अवधारणाएं आज भी प्रासंगिक हैं, भले उनके रूप बदल गए हों। आज ड्रॉप आउट रेट पहले से बहुत कम है, लेकिन अब लर्निंग आउटकम पर बहस होती है। यानी बच्चा स्कूल तो पूरा कर रहा है, लेकिन क्या वो वाकई कुछ सीख रहा है? अगर एक बच्चा 8वीं पास कर लेता है, लेकिन साधारण गणित या पढ़ना लिखना नहीं कर पाता, तो क्या ये भी एक तरह का अपव्यय नहीं है? हमने उसे 8 साल तक सिस्टम में रखा, लेकिन उसे वो कौशल नहीं दे पाए जिसकी उसे जरूरत है। तो समस्या का रूप बदल गया है, पर मूल चुनौती वही है, संसाधनों का प्रभावी उपयोग। सही बात है। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकलता है? हमने पैसों की बर्बादी की एक साधारण सी सोच से बात शुरू की थी, और ये चर्चा हमारे चरित्र की कमियों, हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों और अंत में देश की शिक्षा नीति की चुनौतियों तक पहुंच गई। ये शब्द जितना सरल दिखता है, इसका अर्थ उतना ही गहरा और बहुआयामी है। इसका सार यही है कि हमारे पास जो भी संसाधन है, समय, धन, ज्ञान, शारीरिक ऊर्जा या हमारा अपना चरित्र, वो सीमित है और उनका उपयोग सोच समझकर एक बड़े उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। जब हम ऐसा नहीं करते तो वही अनर्थ होता है जिसकी चेतावनी लेखक दे रहे हैं। अपव्यय किसी भी रूप में हो, चाहे वो एक व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिभा को बर्बाद करना हो या एक राष्ट्र द्वारा अपने बच्चों को शिक्षित करने में विफल होना हो, अंततः ये विनाशकारी ही होता है। लेख का अंत भी कुछ काव्यात्मक लेकिन गहरी पंक्तियों से होता है। राजसी सड़ा बुझे दिल की चिर जाएगी वही रोज, संगति का अपव्यय दोहराएगी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये शायद इस बात की ओर इशारा है कि एक खराब जीवन शैली या बुरी संगत हमारे जीवन को उसी तरह अंदर से खोखला कर सकती है जैसे कोई गंभीर बीमारी शरीर को करती है, और ये एक चक्र बन जाता है। एक गलत आदत दूसरी को जन्म देती है और अपव्यय का यह सिलसिला दोहराता रहता है। सच है, यह अपने आप में एक विचार छोड़ जाता है। ये लेख उस दौर में लिखा गया था जब समाज और उसकी चुनौतियां अलग थीं। आज की दुनिया में अपव्यय के मायने और भी बदल गए हैं। बिल्कुल, और यही इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर आज के डिजिटल युग में अपव्यय पर एक लेख लिखा जाए तो उसमें कौन से नए रूप शामिल होंगे? क्या उसमें हमारे ध्यान अटेंशन के अपव्यय की बात होगी जो सोशल मीडिया कंपनियां बेच रही हैं, या हमारे डेटा के अपव्यय की, या फिर अपनी ऑनलाइन पहचान बनाने की होड़ में हम अपनी असलियत का जो अपव्यय कर रहे हैं उसकी बात होगी? ये सोचने वाली बात है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। लेखक उस समय की बर्बादी को लेकर चिंतित थे। आज हम स्क्रीन टाइम को लेकर चिंतित हैं। शायद माध्यम बदल गया है, लेकिन अपव्यय की मूल प्रवृत्ति वही है। आज के दौर का सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? ये सवाल शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए।